माइक ऑन है ना? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी, हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया था, भारतीय राज्य व्यवस्था। आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी में ही एक नया टॉपिक जिसका नाम है संविधान का निर्माण। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान का निर्माण, या इसी को ही बोल सकते हो आप मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान का निर्माण क्या है, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, आज हम इसी की बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में जो हमने किया था, लेक्चर 1 में जो आपने यूट्यूब पे लाइव देखा था, उसमें हमने देखा था संवैधानिक विकास के बारे में देखा था। संवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो स्टार्ट होता है और 1935 और 1947 के भारत संविधान अधिनियम पर जो आके खत्म हो जाता है। आज हम संविधान के निर्माण की बात करते हैं दोस्तों, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, कब कब संविधान के निर्माण के लिए आवाज उठाई गई, तो आज हम इसी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 1885 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको क्रम वाइज बताऊंगा जिससे कि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, कांग्रेस के गठन के साथ ही यह भावना भारतीयों में जागृत हुई कि भारतीय लोग स्वयं अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी कह सकते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना की जागृति हुई। राजनीतिक चेतना की जागृति हुई, साथ ही साथ ये भी आप कह सकते हैं कि भारतीय लोग अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। अब भविष्य का निर्माण कर सकते हैं तो इसी कंटेक्स्ट में क्या देखा गया, 1895 की बात है दोस्तों। 1895 एडी में सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान के निर्माण के अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, इंग्लिश में भी बता देना सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल इंग्लिश में भी बताएंगे जी, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि संविधान की जो बुक है जिसमें हम वर्तमान में जानते हैं 12 शेड्यूल हैं और लगभग 25 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। ये जो संविधान की किताब है, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किस प्रकार हुआ, आज हम उसी की बात कर रहे हैं। बात स्टार्ट होती है 1885 से। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना की जागृति हुई। मतलब भारतीय लोगों को लगने लगा कि अब मैं अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। 1895 में सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से अपने संविधान निर्माण की अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया। अब इसके बाद कब हुआ, 1922 की बात है दोस्तों। महात्मा गांधी ने यह उद्गार व्यक्त किया कि भारतीयों के लिए संविधान बनना चाहिए। हालांकि इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि यह संविधान भारतीय स्वयं अपने हाथों से बनाए। इन्होंने स्पष्ट किया कि यह संविधान चाहे ब्रिटिश संसद ही पारित करे भारतीयों के लिए, लेकिन एक संविधान का निर्माण होना चाहिए भारतीयों के लिए भी। 1922 के 2 साल के बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने यह स्पष्ट किया, यह मांग की कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग की जाने लगी, या मोतीलाल नेहरू ने स्पष्ट किया कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान का निर्माण किया जाए या संविधान सभा का निर्माण किया जाए। संविधान सभा समझते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाए,
जिससे कि भारतीयों के लिए एक संविधान बन सके। 1934 के बाद 1924 के बाद 1934 की बात करते हैं। अब 1934 में सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान रखना है यहां पर आपको। साम्यवादी पार्टी के एक नेता थे जिनका नाम था एमएन रॉय। इन्होंने औपचारिक रूप से सर्वप्रथम यह मांग की कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। ध्यान रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे, प्रखर नेता थे, बहुत बड़े नेता थे एमएन रॉय। 1934 में इन्होंने मांग की कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा कि यदि यह स्वीकार किया जाता है कि भारतीय लोग स्वयं अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, तो यह जरूरी है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर भारतीयों के लिए भी एक संविधान का निर्माण होना चाहिए जो भारतीय स्वयं अपने हाथों से बनाए। इसके बाद अगर हम बात करें 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और उसके महत्व को स्पष्ट किया गया, उसके अर्थ को और उसके महत्व को बताया गया कि संविधान सभा का महत्व क्या है। 1937 और 1938 में भी कांग्रेस के अधिवेशनों में संविधान सभा की मांग को उठाया गया कि संविधान सभा बननी चाहिए जो भारत के लोगों के लिए संविधान का निर्माण कर सके। आशा करता हूं कि यहां तक आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें 1940 में ब्रिटिश सरकार को भी ये लगने लगा कि अब तो भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए, और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने 1940 में एक क्रिप्स योजना का गठन किया। अब ये क्रिप्स योजना या क्रिप्स मिशन का गठन किया। क्रिप्स योजना में जो शर्तें थी वह भारतीय नेताओं को मान्य नहीं थी, और इसी वजह से क्या हुआ कि क्रिप्स योजना क्या हो गई, फेल हो गई। इसी बीच 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, ब्रिटेन में एक नई सरकार का गठन हुआ, और उसके जो मंत्री थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजा, जिसको बोला गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। अब ये 3 सदस्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पैथिक लॉरेंस, इसके बाद हम बात करें एवी अलेक्जेंडर, और एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 मेंबर थे। ये मार्च 1946 द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद भारत में आए। मार्च 1946 में जब ये भारत में आए, या कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। अब उसके बाद यहां पर कैबिनेट मिशन को 2 काम सौंपे गए, या कैबिनेट मिशन ने भारतीयों के लिए 2 काम सौंपे। सबसे पहला क्या कि एक तो भारतीय राज्यों के लिए या भारतीय राज्य के लिए शासन और प्रशासन संबंधी कार्य को बनाया जाए या प्रस्ताव पारित किया जाए। दूसरा काम क्या किया गया दोस्तों कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए। ध्यान रखना है, एक तो भारतीय राज्यों के लिए प्रशासन संबंधी काम किया जाए, दूसरा संविधान सभा का गठन किया जाए। यहां पर मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने कैबिनेट मिशन का बहिष्कार किया। अब कैबिनेट मिशन का बहिष्कार किस बात पर किया, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन या पाकिस्तान के निर्माण को खारिज कर दिया था। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का बहिष्कार किया दोस्तों। अब यहां पर ध्यान रखना है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया। जुलाई अगस्त में कैबिनेट मिशन के लिए संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए,
अब संविधान सभा के लिए जब इलेक्शन हुए दोस्तों, तो उसमें इलेक्शन किस प्रकार हुए वो जानना जरूरी है आपके लिए। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। क्रिप्स मिशन रिपीट करना, क्रिप्स मिशन क्या था? 1940 में ब्रिटेन की सरकार ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा। अब जब भारत में भेजा तो क्रिप्स मिशन की जो कुछ योजनाएं थी या कुछ शर्तें जो थी वो भारतीयों को पसंद नहीं आई या भारतीय नेताओं को वो पसंद नहीं आई। इस वजह से क्रिप्स मिशन को खारिज कर दिया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन जब भारत में आया था, उस समय महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को या क्रिप्स योजना को एक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। अब ये पोस्ट डेटेड चेक क्या था? एक ऐसा बैंक का चेक जो दिवालिया हो गया है, बाद की तारीख का चेक। ध्यान रखना है, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने बोला कि जैसे ही हम आजाद हो जाएंगे या जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में हम जीत जाएंगे और उसके बाद हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन कर देंगे। ध्यान रखना, ये क्रिप्स मिशन ने बोला था भारतीय नेताओं को। क्या बोला? कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में हम विश्व युद्ध में हम जीत जाएंगे तो हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। महात्मा गांधी ने बोला कि अब तुम्हारे दिन लद गए हैं, या ये कह सकते हो क्रिप्स मिशन को किसकी संज्ञा दी? पोस्ट डेटेड चेक की। भारतीय नेताओं के साथ इनकी नहीं बन पाई और इसी वजह से इस योजना को खारिज कर दिया गया। इसके बाद 1945 में, अगस्त 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी जो भारतीयों के लिए या भारत के लिए उदारवादी दृष्टिकोण रखती थी। उसके जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम था क्लीमेंट एटली। उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को, जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत में भेजा। मार्च 1946 में ये भारत में आए। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए। अब ये जो इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन किस प्रकार हुए ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है। तो कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव रखा कि प्रति 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। उस समय देश की जनसंख्या 39 करोड़ थी, तो उसके ऊपर 389 सदस्यों का चुनाव और नामित किए गए। यहां पर ध्यान रखना है, 389 सदस्य, 389 मेंबर्स का चुनाव और नॉमिनेट हुआ। अब ये 389 सदस्य किस प्रकार आए थे ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, 292 सदस्य, कमिश्नर स्टेट से 4 सदस्य, और देशी रियासतों से 93 सदस्य। तो इस प्रकार कुल 389 सदस्यों का के साथ एक संविधान सभा का गठन हुआ। यहां पर ध्यान रखना है 292 और 4 ये तो इलेक्टेड मेंबर थे, और ये जो 93 मेंबर थे ये नॉमिनेटेड थे। जो देसी रियासतें थी, राजा रजवाड़ा वाली रियासतें थी, उन्होंने प्रति 10 लाख के ऊपर एक सदस्य को नामित करके संविधान सभा में भेजा। यहां तक आशा करता हूं कि आप सभी को सब कुछ क्लियर आ गया होगा। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, क्रिप्स मिशन रिपीट करना, ये तो हो गया। चाऊ जी ये आपको क्लियर हो गया भाई, क्रिप्स मिशन। इसके बाद राहुल रॉयल, सर थोड़ा बड़ा बड़ा, चलो भाई थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, क्या हुआ? जो इलेक्शन हुए, अब उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। अदर्स को 7 सीटें मिली। और जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे
उनको 8 सीटें मिली। तो ध्यान रखना है भाई, कांग्रेस को इन इलेक्शन में देश भर से कितनी सीटें मिली? 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। अदर्स में अगर हम बात करें, जैसे कृषाण कृजक पार्टी थी, यूनिनिस्ट पार्टी थी, यूनिनिस्ट मुस्लिम पार्टी थी, सिख पार्टी, नॉन कांग्रेस पार्टी थी, इसी तरह से इनको 7 सीटें मिली। और इंडिपेंडेंट या निर्दलीय जो खड़े हुए थे उनको टोटल 8 सीटें मिली। अगर आप इनका टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा? 296। ठीक है जी। और इन्हीं 296 मेंबर्स की हमने बात की है। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र भी लिख लीजिएगा। सबसे पहला क्षेत्र था दिल्ली, कुर्ग, अजमेर मारवाड़ और एक बलूचिस्तान या ब्रिटिश बलूचिस्तान। ध्यान रखना है दोस्तों, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर मारवाड़ या चौथा ब्रिटिश बलूचिस्तान। यहां तक क्लियर है? यस कर दो भाई। सर प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रिटिश स्टेट कह सकते हो भैया आप इनको, ठीक है? ब्रिटिश इंडियन स्टेट। भाविका, ब्रिटिश इंडियन स्टेट। अगर समझ में आ गया तो यस कर देना, ठीक है? प्रोविंस कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है जी, ब्रिटिश प्रोविंस थे ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां से संविधान सभा की कार्यप्रणाली आरंभ हो जाती है। यहां पर ध्यान रखना है आपको, जैसे ही ये 389 मेंबर चुन करके आ गए, चुन करके और नामित होकर आ गए। इलेक्टेड मेंबर मतलब निर्वाचित, ध्यान रखना है आपको। इलेक्टेड मतलब निर्वाचित और नॉमिनेटेड मतलब नामित। जैसे ये सभी मेंबर संविधान सभा में आए, यहां पर एक अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया। अब ये अंतरिम सरकार का गठन किस प्रकार हुआ वो भी देखेगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू जी बने, याद रखना है आपको। या अन्य मंत्रालय को दिया गया, जैसे अगर हम बात करें, श्रम मंत्रालय जगजीवन राम को दिया गया, रक्षा मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह जी को दिया गया। इसी प्रकार एससी भाभा को दिया गया, सीएच भाभा को दिया गया कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। तो ये सब मंत्रालय इंटरिम गवर्नमेंट में दिए गए। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल मामलों का भी प्रमुख बनाया गया। यहां तक क्लियर है भाई? और भी बड़ा लिखना है? चलेगा, और भी बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, बस अब इससे बड़ा नहीं लिखा जाएगा भाई। क्लियर है सर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी बने। अब इसके बाद क्या हुआ? संविधान सभाओं की मीटिंग हुई। ध्यान रखना है, संविधान सभाओं की मीटिंग। अब ये मीटिंग किस प्रकार हुई, कौन कौन सी मीटिंग हुई? इसको बोल सकते हो संविधान सभा की कार्यप्रणाली। कुल 11 सत्र हुए। ध्यान रखना है आपको, कितने सत्र हुए? कुल 11 सत्र हुए। इन 11 सत्र की पहली जो मीटिंग हुई वह 9 दिसंबर को हुई।
आप इसको एक हेडिंग भी बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्लियर हो रहा है भाई? राहुल रॉयल, अर्टिल वाला बताओ, ये क्या है अर्टिल? चलो आगे आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 की। इस दिन संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई। ध्यान रखना, पहली मीटिंग हुई और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनअवेलेबल थे, प्रेजेंट नहीं थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। यहां पर याद रखना है आपको, जिस दिन ये मीटिंग हुई, पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सर आर्टिकल वाले बोला है, सॉरी वो गलती से हो गया, ठीक है। आर्टिकल्स के ऊपर जब हम आएंगे तो वो वही टॉपिक करेंगे भाई हम, ठीक है राहुल रॉयल जी। तो आर्टिकल का टॉपिक आज हम नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आर्टिकल में आगे बढ़ेंगे तो हम उनको भी करेंगे। हम पार्ट वाइज बढ़ेंगे, पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 डीपीएसपी है, ठीक है। तो हम पार्ट वाइज करेंगे इसको और सभी आर्टिकल भी क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो रैंडमली हम कुछ भी नहीं उठाएंगे, सिस्टमेटिक वे में सारे टॉपिक करेंगे हम, इंडियन पॉलिटी के या भारतीय राज्य व्यवस्था के, ठीक है भाई। अब क्लियर है? चलो, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और इस दिन कुल 211 मेंबर प्रेजेंट थे, किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहिष्कार किया था, और दूसरी बात, जो देशी रियासतें थी उन्होंने भी खुद को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रखा था। याद रखना है भाई आपको, ठीक है जी। पहली बात तो क्या, मुस्लिम लीग ने खुद को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रखा था। दूसरा, देशी रियासतें भी इसमें शामिल नहीं हुई थी। इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दूसरी मीटिंग हुई, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ध्यान रखना है आपको, स्थायी अध्यक्ष किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तेरह दिसंबर 1946 को जब तीसरी मीटिंग हुई, ध्यान रखना है हर एक चीज, 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब तीसरी मीटिंग हुई, इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो ध्यान रखना है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी इसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर हम इकट्ठा हुए हैं, ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब हम यहां पर उपस्थित हुए हैं, उसका मतलब क्या है। और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भारत की प्रस्तावना भी बना। ध्यान रखना है। तो बाद में यही रेजोल्यूशन भारत की प्रस्तावना या भारत का प्रियम्बल भी बना। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। रजत, ठीक है जी।
राहुल रॉयल, समझ में आ रहा है भाई? यस कर दो फटाफट से अगर समझ में आ रहा है तो। रजत, यस सर, चलो ठीक है, चलो जी चलो, बहुत बढ़िया। प्रस्तावना क्या है, क्या था सर? प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल, भारत के संविधान का प्रियम्बल आपने देखा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के लिए और उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय देने के लिए, कुछ आपने ऐसा सुना होगा प्रस्तावना, प्रियम्बल। चाऊ जी समझ में आ रहा है अब प्रस्तावना या प्रियम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया जो स्टार्ट होता है, नहीं नहीं नहीं, बिल नहीं, बिल नहीं, प्रस्तावना स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो संविधान में सबसे पहले है, सबसे आगे लिखा हुआ है, जो संविधान के बारे में बताता है कि संविधान हमारा किस प्रकार का है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के लिए और उसमें समस्त और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोला जाता है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोला जाता है भाई, ठीक है जी। रजत, आइडेंटिटी कार्ड कहते नहीं है उसको, लेकिन सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या उसको की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। चलिएगा आगे बढ़े। अब देखो ध्यान रखना, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, सॉरी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू जी के द्वारा, और इसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ध्यान रखना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पारित किया गया। यहां पर थोड़ी सी बातें समझनी आपके लिए जरूरी है। समझिएगा क्या हुआ था। मैंने बोला आपको कि टोटल 11 सत्र हुए थे, टोटल 11 सत्र हुए थे। इसी बीच क्या हुआ, 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान आया, या माउंट बेटन योजना भी इसको बोला गया, और 3 जून 1947 की योजना को विभाजन की योजना भी बोला गया। यह विभाजन की योजना इसको क्यों बोला गया दोस्तों? क्योंकि 3 जून 1947 को माउंट बेटन ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर इस बात का विश्वास दिला दिया कि अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 नेशन बन जाएंगे। ध्यान रखना है, अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 नेशन। इसीलिए 3 जून के प्लान को क्या बोला जाता है? विभाजन का प्लान या माउंट बेटन का प्लान। और इसी के बाद क्या हुआ, जो हमारी संविधान सभा 389 मेंबर की थी, उसकी संख्या 389 से कितनी रह गई? 299 रह गई। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र थे उनके मेंबर पाकिस्तान के संविधान के लिए चले गए। ध्यान रखना है कितनी रह गई? 389 से 299। ध्यान। अब इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश प्रांतों की अगर हम बात करें, ब्रिटिश प्रोविंसेस, स्टेट्स की हम बात करें, उनकी संख्या, सदस्यों की संख्या 296 थी, वो कितनी रह गई? 229। देशी रियासतों की संख्या जो 93 थी, वह कितनी रह गई भारत के लिए? 70।
तो इस प्रकार टोटल 299 सदस्यों की एक संविधान सभा भारत के लिए बन गई। ध्यान रखना 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की स्थिति क्या थी, उसमें टोटल 299 मेंबर थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। गुड मॉर्निंग आईफोन टू मी, गुड मॉर्निंग जी। सुना है सर के इनके 3 मीटिंग है, इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखनी है। बिल्कुल जी, ये जो मैं आपको मीटिंग बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट डेट मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट डेट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। टोटल 11 सत्र हुए थे, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, अभी और भी इंपॉर्टेंट डेट आएंगी। चलिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कुल 11 सत्र हुए थे। जब भारत आजाद हुआ उस समय 5वां सत्र चल रहा था। कौन सा सत्र चल रहा था? 5वां सत्र। 5वां सत्र जो चल रहा था यह है 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 तक चला था दोस्तों, ध्यान रखना है। 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 तक 5वां सत्र चला था। यहीं पर एक डेट आती है 29 अगस्त 1947। संविधान सभा का जब गठन हुआ तो कुछ समितियों का गठन किया गया। पानी पी लो सर, कोई बात नहीं भाई, सही है सब कुछ। चाऊ जी अभी पानी की प्यास नहीं लगी है, पहले लेक्चर खत्म कर ले तुम्हारा। 29 अगस्त 1947 को, जैसा कि मैंने आपको बोला, संविधान सभा में कुछ कमेटीज का गठन किया गया, कुछ समितियों का गठन किया गया। उनमें से एक कमेटी थी प्रारूप समिति, या इसी को ही बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें कुल 7 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग इनके अध्यक्ष। अब ये 7 मेंबर्स कौन कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। B.R. अंबेडकर जी इसके हेड थे, बिल्कुल जी, ठीक है जी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अंबेडकर जी। इसमें बाकी ये प्रेसिडेंट थे इसके, ये कौन थे? प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। बाकी सदस्य कौन कौन थे, याद रखना है आपको। सबसे पहले कृष्ण स्वामी अयंगर, फिर थे V.T. कृष्णामाचारी, T.T. कृष्णामाचारी, एक थे मोहम्मद सादुल्ला, और इसके बाद अगर हम बात करें, एक थे कृष्ण स्वामी अय्यर। अयंगर अलग थे, और ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, लिख लो इनको। इनका पूरा नाम क्या था? कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो ध्यान रखना, कृष्ण स्वामी अयंगर अलग थे और एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है जी। एक थे N. माधव राव, और एक थे K.M. मुंशी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7 मेंबर। समझ में आ रहा है? ज्यादा काम अंबेडकर जी ने ही किया था। हाँ जी बिल्कुल, अंबेडकर जी ने ही किया था, लेकिन सदस्यों का भी अहम रोल था, ठीक है जी। भारत का संविधान बनाने में कुल 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया था, तो अकेले अंबेडकर जी ने नहीं पढ़ा था। अंबेडकर जी अध्यक्ष जरूर थे,
काम मिल करके किया था सभी ने, ठीक है जी। सर 5 नंबर पर कौन है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये 7 मेंबर आपको याद होने चाहिए। यहां पर एक दो चीजें और मैं आपको बता दूं। आपको पता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक और चीज आपको यहीं पर क्लियर कर दूं मैं, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे, वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है जी। तो वो कौन कौन थे? एक थे वीटी कृष्णामाचारी, और एक थे एससी मुखर्जी, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है आपको। अनुज शाहपुरा। 5 नंबर पर कौन है भाई? क्लियर हो गया, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दो वाइस प्रेसिडेंट भी थे, एक तो वीटी कृष्णामाचारी और एक एससी मुखर्जी, ठीक है जी। सर बहुत है, अभी बस थोड़ी देर का और रह गया, फिर उसके बाद इसको खत्म करते हैं, ठीक है जी। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही रह गया। अब ध्यान रखना, 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन हुआ। 29 अगस्त के बाद प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में संविधान के ड्राफ्ट को पेश किया। ध्यान रखना, पेश किया। इसके बाद अक्टूबर 1948 में संविधान को प्रकाशित किया गया। यहां पर पेश किया, अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। इसके बाद अब यहां पर संविधान निर्माण प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। कैसे? सबसे पहली डेट आती है 4 नवंबर 1948 को। दरअसल क्या हुआ, अक्टूबर 1948 में जब संविधान प्रकाशित हुआ, बस अभी 5-10 मिनट का हो रह गया ये, ठीक है, 5 मिनट का रह गया वैसे तो। अक्टूबर 1948 में जब संविधान प्रकाशित हुआ तो इसके ऊपर प्रश्न करने के ऊपर 3 वाचन हुए। जो पहला वाचन था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ, ये 5 दिन चला। ध्यान रखना भैया आपको, 4 नवंबर 1948 का दिन ये वही दिन था, इस दिन संविधान को पहली बार संविधान सभा में पढ़ा गया। ध्यान रखना है आपको, 4 नवंबर 1948 का दिन, इस दिन पहली बार संविधान सभा में संविधान को पढ़ा गया। ये पहला वाचन हुआ। इसके बाद 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन हुआ। मैंने बोला ना 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 पहला वाचन हुआ जो 5 दिन चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, ये दूसरा वाचन था। इसके बाद 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ये तीसरा वाचन हुआ। 26 नवंबर 1949 ये वही दिन है, इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और अपना लिया गया। ध्यान रखना, बनकर तैयार हुआ और अंगीकृत कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और अंगीकृत, अभी लागू नहीं हुआ है। इस दिन सिर्फ 15 आर्टिकल ही लागू हुए थे, मोस्ट ऑफ देम रिलेटेड टू
सिटीजनशिप, अधिकतर इनमें से अधिकतर नागरिकता से संबंधित थे। यहां तक क्लियर है भाई? 26 नवंबर 1949 को 299 में से 284 सदस्य ही संविधान सभा में उपस्थित थे और 284 के ही हस्ताक्षर भी हुए थे। क्लियर होगी जी बात यहां तक? हमारे संविधान को बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। आशा करता हूं कि यहां तक क्लियर हो गया होगा भाई सभी को। ये जो संविधान का प्रारूप था, इस प्रारूप के ऊपर कुल 114 दिन तक चर्चा हुई थी। ध्यान रखना ये भी आपको, ठीक है जी? कुल 114 दिन तक चर्चा हुई। अब एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, यहां पर ध्यान से सुन लेना। ये जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान का निर्माण भी कर रही थी और देश के लोगों के लिए कानून भी बना रही थी। जब यह संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, सुन लेना ध्यान से। संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब संविधान सभा एक संसद के रूप में कार्य करती थी, जब संविधान सभा एक संसद के रूप में कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर साहब। ध्यान रखना है आपको, कौन करते थे? जीवी मावलंकर साहब। जब संसद के रूप में या विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो जीवी मावलंकर साहब, और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसद के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक, ध्यान रखना है, कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को हुई थी। ये आपको याद रखना है भाई। 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक जो संसद के रूप में हुई थी, कब हुई थी? 17 नवंबर 1947, जिसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? जीवी मावलंकर साहब ने। जीवी मावलंकर साहब ये वही जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी बने थे हमारे। यहीं पर आप ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के रूप में और संसद के रूप में कार्य करती रही। और इसी प्रकार जो पहली संविधान सभा थी, ये जो संविधान सभा थी, ये पहली संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या रिलेटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा संविधान बन गया, ध्यान रखना, यहां तो बन गया और 26 जनवरी 1950 के दिन लागू कर दिया गया। संविधान निर्माता जो थे वो 2 महीने के लिए रुक गए, 2 मंथ के लिए रुक गए। क्यों 2 महीने के लिए रुक गए? 26 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक रूप में मनाने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो 26 जनवरी 1930 के दिन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरे भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। और आपको याद हो, लाहौर में रावी नदी के तट पर सर्वप्रथम झंडा भी फहराया था। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, 26 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक रूप में सेलिब्रेट करने के लिए 2 महीने के लिए रुक गए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम मीटिंग हुई। इसको 12वां सत्र या 12वीं मीटिंग के रूप में भी बोला जाता है, ठीक है जी। इसी दिन क्या क्या काम हुए ध्यान रखना है आपको। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया। 24 जनवरी 1950 के दिन ही राष्ट्रीय गीत को भी अपना लिया गया और 24 जनवरी 1950 के ही दिन बाबू राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया, ठीक है जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रेसिडेंट भी नियुक्त कर दिया गया। क्लियर होगी यहां तक बात? आशा करता हूं कि यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा।
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। दो उपाध्यक्ष मैंने आपको बताए कौन कौन, एक तो वीटी कृष्णामाचारी और एससी मुखर्जी। ध्यान रखना, संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन थे? वैधानिक सलाहकार बी एन राव। कौन थे? बी एन राव साहब थे। ये संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार थे। जो संविधान बना उस संविधान में क्या था? आरंभ में 8 शेड्यूल थे, जिसको हम 8 अनुसूचियां बोलते हैं, 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है जी। तो ये मूल संविधान के अंदर थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे। संविधान को हाथों से लिखा गया था, ये आपको जानते ही हैं सभी। संविधान को हस्तलिखित किसने लिखा था? ये भी सुन लो। अभी कुछ समय पहले यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया था? कि संविधान को हस्तलिखित किसने लिखा था, हाथों से किसने लिखा था? तो ध्यान रखना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने संविधान को इटैलिक शैली में लिखा था। शांति निकेतन के कलाकारों ने संविधान को सजाने का काम किया था। अब ध्यान रखना, शांति निकेतन के कलाकार इंपॉर्टेंट इनमें कौन से हैं? एक तो नंदलाल बोस, समझ में आ रहा है भाई? हाँ जी, इंडिपेंडेंट के रूप में बनाया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, मैंने नाम लिख दिया है। नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। तो सजाने का काम किन्होंने किया था? नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने। संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था? हाथों से किसने लिखा था? वो भी नाम पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। तो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा इसको हिंदी संस्करण लिखा गया था। 22 जुलाई 1947 का ये दिन भी याद रख लेना। 22 जुलाई 1947 का दिन अपना राष्ट्रीय दिवस अपनाया गया था। ठीक है जी। आशा करता हूं कि यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये कांटेक्ट नंबर है मेरा, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी समय। ठीक है जी, चलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।